आ गए? n equal to 45 हर्ष एंड लक्षिता। तो निकाल भी लिए है ना। यहां पर भी क्या करना है, एक ही चीज की गिनती 2 बार करनी है। देखिए अब क्या करते हैं, एक ही चीज की गिनती 2 बार। जैसे सबसे पहले तो एस में कितना एलिमेंट है वो एज्यूम कर दीजिए। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, जो दोनों के यूनियन से बना हुआ है, बी से के, ठीक है। तब ए के टोटल एलिमेंट, ए वैरायटी का जो 30 सेट है उसके टोटल एलिमेंट की गिनती 2 तरह से मैं करता हूँ। एक तो पहली लाइन जो है उसके आधार पर ए वैरायटी के हर एक सेट में कितना एलिमेंट है, 5। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन सेट्स AI will be 5 और into 30। इसमें कोई शक नहीं। हर एक में 5-5 एलिमेंट था। नो सर। तो टोटल एलिमेंट हो जाएगा ये, ठीक। दूसरी बात देखिए, ये कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AI। तो सेम गिनती मैं करता हूं अब दूसरे इंफॉर्मेशन के आधार पर कि एस का हर एक एलिमेंट कितने सेट में है, ए वैरायटी के कितने सेट में है, 10 सेट में। और एस के ही एलिमेंट को लेकर के तो A1 A2 A3 A30 बना हुआ है, उसके बाहर का एलिमेंट हो भी नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट 10 में है और टोटल एलिमेंट एस में कितना है, के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स AI A1 A2 A3 A30 विल बी 10 into K, क्योंकि एस के ही एलिमेंट से ए वैरायटी का सेट बना हुआ है और बी वैरायटी का सेट भी उसी से बना हुआ है ना। उसके बाहर से कोई एलिमेंट आ भी नहीं सकता उसमें, क्योंकि सबका यूनियन एस के बराबर है, ठीक है। तो एक एलिमेंट 10 सेट में है तो के एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के एलिमेंट विल बी रिपीटेड इन ऑल द 30 सेट्स विल बी 10 into K, और उसी से A1 A2 A30 बना हुआ है। ये दोनों इक्वल हो गया। 10 into K must be equal to 5 into 30। इसका मतलब K की वैल्यू कितनी आ गई, 15। इसका मतलब एस वैरायटी के सेट में कितना एलिमेंट रहा होगा, 15। इन्हीं 15 एलिमेंट से A1 A2 A30 बना हुआ है, B1 B2 Bn बना हुआ है। अब चलिए अब दूसरी गिनती अब करते हैं बी वाले। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स BI, B1 B2 B3 Bn, 3n। कितना होगा, 3n। 3n, यस सर। n सेट है और हर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है। दूसरी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। सेम काउंटिंग अब करते हैं एस के एलिमेंट को लेकर के, ठीक है। एस का हर एक एलिमेंट बी वैरायटी के कितने सेट में है, पक्का 9 सेट में। और एस में कितना एलिमेंट है टोटल, के। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट्स विल बी यूज्ड विल बी के into 9। नहीं, क्योंकि एस का हर एक एलिमेंट B1 B2 B3 Bn में से पक्का 9 सेट में है हर एक एलिमेंट, और एस में टोटल के एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ एस will be present in B1 B2 B3 Bn will be k into 9।
और इसके बाहर से कोई एलिमेंट आ भी नहीं सकता है, क्योंकि B1 B2 B3 Bn का यूनियन S के बराबर है, तो S के ही एलिमेंट को यूज करके बना होगा। अब देखिए दोनों को फिर इक्वल कर लीजिए, तो 3n इक्वल टू 9k, और 9k का मतलब, इसका मतलब n इक्वल टू 3k, और 3k मतलब 45, k इज 15। तो देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का है, Yes, sir. दोनों में एक ही काम हमने किया है, एक ही चीज की गिनती दो तरह से कर। यहाँ पर एक बार कि हर सेट में कितना एलिमेंट है वो दे दिया है, तो उससे हमने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिपीटिशन टोटल एलिमेंट हमने काउंट कर लिया। ये नहीं कि हटा हटा करके जो रिपीट हुआ उसको कम बार काउंट करो, टोटल एलिमेंट जितना था वो काउंट कर लिया एक बार। दूसरी बार A1 A2 A30 जिस सेट से बना हुआ है उस सेट का एक एलिमेंट A1 A2 A30 में से कितने सेट में पाया जाएगा वो दे दिया है, तो उसी गिनती को इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने कर लिया कि S का हर एक एलिमेंट 10 सेट में है, और S में हमने k एलिमेंट सपोज कर लिया, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट्स will be used, elements of S will be used in the formation of A1 A2 A30 will be k times of 10। ठीक है, और S के ही एलिमेंट को यूज करके A बना हुआ है, तो बाहर से कोई हायर भी नहीं हुआ कि इसमें से कुछ ऐड करना पड़े, और है ना, तो जितना एक एलिमेंट होगा वो इसी बेसिस पर निकल जाएगा, इसी इंफॉर्मेशन से आ जाएगा कि S का हर एक एलिमेंट कितने सेट में प्रेजेंट है, कितने बार रिपीट होता है, तो 10 बार रिपीट होता है A वैरायटी के सेट में, 9 बार रिपीट होता है B वैरायटी के सेट में। ठीक है, तो B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनेंगे तो 9k, A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनेंगे तो 10k। ठीक, इस S के बेसिस पर, और एक बार इंडिविजुअल सेट में कितना एलिमेंट था उसके बेसिस पर 5 into 30 या 3 into 1, दोनों को इंडिविजुअली इक्वेट कर लिया, दो इक्वेशन दो अननोन को मजे में सॉल्व हो। ठीक है, हो जाएगा ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. कर लेंगे, और बाकी सब तो आसान होता है कि ओनली कॉफी ओनली टी, ये सब आपको खूब पिलाएगा इसमें एनसीईआरटी में, तो उसको करिएगा, है ना। और उन सब के लिए बस ये डायग्राम काफी है, यही जो मैंने बता दिया है सेगमेंटल डायग्राम। ओनली ए कहे तो एक्स, ओनली बी कहे तो वाई, ओनली सी कहे तो जेड, समझ गए? ठीक है, Yes, sir. है ना, कहे कि ए बट नॉट बी तो एक्स प्लस बी, बी बट नॉट सी तो बी का वो पोर्शन जो सी में हो उसको हटा दीजिए, यू प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो इस तरह से देख करके स्टेटमेंट क्या कहता है उसके हिसाब से जो जो चीज आपको लेना हो ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, है ना। तो अब करिए, होपफुली हो जाना चाहिए। ये रही सेट्स की पूरी कहानी आपकी अंदर बाहर, और इतने ही में आपका जेई मेन तक काफी अच्छे से कवर हो जाएगा, स्कूल तो हो ही जाएगा, जेई मेन तक कवर हो जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो बताया इस तरह से जेई मेन में पूछ दिया करता है। तो अब देखिए, अब यूनियन इंटरसेक्शन का कोई मतलब है इसमें? सिर्फ इतना है कि यूनियन कैसे बनता है, इतना ही है ना। यूनियन लिखते समय क्या क्या करते हैं, बस इतना ही मतलब है, फॉर्मूले का तो कोई यूज नहीं है, जनरल लॉजिक जो बताया बस उसी का यूज है कि एक ही चीज की वैल्यू दो तरह से निकालने की कोशिश करते हैं और उसको इक्वेट कर दीजिए, तो जो आउट ऑफ कन्वेंशन क्वेश्चन होगा हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ये सेट्स की कहानी हो गई। अब एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। बीच बीच में जैसे ही समय मिले तो आप अलजेब्रा में जो होगा उससे भी आप करते रहिएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव स्कूल के लिए है, इसका कोई ऐसा आईटी एडवांस का इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ जानकारी चाहिए कि सेट्स क्या होता है नहीं होता है, इतनी ही जानकारी चाहिए उसके लिए। तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस दे करके नहीं करना है कि इसको सेट्स को कर ही लेना है, स्ट्रेट लाइन पर अपनी एनर्जी लगानी है। चलिए, तो अब दो रह गया आपका रिलेशन और फंक्शन, है ना। सेट्स हो गया, फिर रिलेशन और फंक्शन। तो अभी पहले मैं फिर आपका डाउट्स डिस्कस कर दूं, है ना, वो भी हो जाना Yes, sir. चाहिए, वो भी हो जाना चाहिए। फिर तब तक ये कर लेंगे, फिर मैं एक दिन में रिलेशन और फंक्शन वो करवा दूंगा, पेपर से पहले आपका हो जाएगा।
ठीक है? यस सर। है ना? यस यस सर। हाँ, नेक्स्ट डे तक इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगले ही दिन मैं करवा देता हूँ। चलिए अब एक देखिए क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेट लाइन का, है ना, लोकस का प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। ये कह रहा है कि इफ द लाइन, ये आपका x अपॉन a, या रुकिए इसको मैं, है ना, उसी में कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन वाले में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें कर देते हैं, एक जगह रहेगा। कह रहा है इफ द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 moves in such a way that, एक कंडीशन दे दिया, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, वेयर c इज कांस्टेंट। तो कह रहा है देन प्रूव दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन डिस्क्राइब्स द कर्व, है ना। कह रहा फाइंड लोकस ऑफ foot of perpendicular dropped from origin on the line। ठीक है, ये कह रहा है find locus of foot of perpendicular dropped from origin on the line। ये आपका है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू, है ना, यही लाइन है, a कॉमा 0, y को 0 करिए, x की वैल्यू जो है उसे x इंटरसेप्ट कहते हैं, और x को 0 करके y की वैल्यू है वो y इंटरसेप्ट कहते हैं। हो गया। अब कहता है ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाल, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका p है। ठीक है, ये किस कर्व पर लाई करता है वो कहता है बताने के लिए, मतलब इसका p का लोकस कहता है बताने। तो जिसका लोकस क्या है बताने के लिए उस पर क्या करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं। तो p का लोकस निकालना है तो p का कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा दिया। ठीक, अब जरा बताइए, ओरिजिन से p का डिस्टेंस, ओरिजिन से p का डिस्टेंस लिखना हो तो एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लेंगे OP स्क्वायर, और दूसरा किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उसमें रखते हैं। तो 0 प्लस 0 माइनस 1, इसी 1 को आप लेफ्ट साइड ले आएंगे, -1 का मॉड और अपॉन रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं। ये डिस्टेंस हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए। यस सर। समझ गए? यस सर। हो गया। अब OP स्क्वायर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो तो ओरिजिन है ना, तो 0 0 अल्फा बीटा के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया। और 1 और अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। अब यहाँ इसकी तरफ देखिए, ये क्या कहता है, इसको आप c स्क्वायर कह देंगे, नहीं? यस सर। तो लोकस ऑफ p अल्फा कॉमा बीटा इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू
सी स्क्वायर, ये तो कह रहा नहीं, ये बता रहा Yes, था। sir. Yes, sir. हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आपका एक है ABCD स्क्वायर, कहता है ABCD स्क्वायर वो जो वर्टिसेज आर 0 0 2 0 2 2 और 0 2। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा स्क्वायर दिया x y, ये आपका है 0 0 है ना, इसको a कहा है ना, जिसको हम o कहते हैं, इसको इसने a नाम दिया। b कहता है 2 0, ठीक है। c कहता है आपको 2 2 और d कहता है 0 2। ये हो गया। ABCD square whose vertices are this is that the square is rotated in the xy plane through an angle 30 degree in the anti-clockwise sense about an axis passing through A। समझ गए कि O मतलब जो ओरिजिन आपका है यहां से इस XY प्लेन पर परपेंडिकुलर डालिए तो Z एक्सिस हो जाएगा वो, अब परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन जिसको Z एक्सिस कहते हैं, उसके अबाउट इसको 30 डिग्री से रोटेट करवा दें थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है। Find the equation of the diagonal BD of this rotated square, बस ठीक है। सब कुछ आप निकाल लेंगे, अभी ट्रांसलेशन रोटेशन मैंने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी अब देखिए डायगोनल पूछा है सेकंड का, अब इसको क्या किया है कि 30 डिग्री से रोटेट करवा दिया है। रोटेट करने के बाद जो स्क्वायर अपना होगा वो मैं बता, समझ गए। ये स्क्वायर है, ये Yes, आपका sir. बी डैश्ड है, ये सी डैश्ड है और ये डी डैश्ड। ठीक है। ये एंगल ऑफ रोटेशन है 30 डिग्री, है ना। ये एंगल था 45 डिग्री। समझ गए। Yes, sir. तो आपका Yes, जो sir. डायगोनल है AC, ये आपका अब यहाँ पर, ठीक है। तो AC डायगोनल ही पूछ रहा है, AC डायगोनल ही पूछ रहा है, डायगोनल BD पूछ रहा है। बहुत अच्छी बात। ये आपका बी डैश डी डैश, है ना। रोटेशन आप सीख लेंगे तो और अच्छे से करेंगे। अभी चलिए, अभी जितनी जानकारी है उतने ही पर मैं करता हूं। देखिए ये OB डैश जो है, OB डैश ये आपका 2 यूनिट ही होगा, क्योंकि OB को ही तो घुमाया गया है, Yes, sir. है ना। खींचा तो नहीं गया है Yes, कि sir. बढ़े घटे, या दबाया तो नहीं गया है कि घट जाए, सीधा यही रोटेट किया है। तो 2 लेंथ था तो 2 अभी भी रहेगा। ठीक है। तो इस बी डैश का कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूं। बी डैश का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2 cos 30 डिग्री और कॉमा 2 sin 30 2 डिग्री sin 30 degree. Yes, sir. हो जाएगा। मतलब इसे कह सकते हैं Yes, sir. √3 और कॉमा 1। Yes, sir. Yes, sir. आ गया। अब चलिए, ठीक है। अब देखिए डी का कोऑर्डिनेट आपका 0,2 है, यही डी रोटेट होकर के यहाँ पर आया है, मैं यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, क्योंकि पूरा साइड ही 30 डिग्री से रोटेट हुआ होगा। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। 60 degree. नहीं, Yes, समझ sir. गए।
तो अब देखिए Yes, ये sir. लेंथ Yes, आप sir. निकालेंगे और सारे साइड की लेंथ स्क्वायर में बराबर होती है, ये भी 2 है, इसको आप Yes, 2 sir. cos 60 कहेंगे Yes, sir. और Yes, इसे sir. आप 2 sin 60 कहेंगे, Sin 60. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये √3 हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो इस d One. डैश का कोऑर्डिनेट Yes, sir. -1, √3 हो जाएगा, Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में है। Yes, sir. Yes, समझ sir. गए? ठीक Yes. है, तब देखिए तो सब काम हो गया नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ये डायगोनल का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और कोई भी पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो जो AC डैश का मिड पॉइंट होगा वही B डैश D डैश का भी मिड पॉइंट होगा Yes, sir. मतलब AC डैश और B डैश D डैश दोनों का मिड पॉइंट कॉमन होगा, Yes, sir. Yes. है ना। तो M का कोऑर्डिनेट भी मैं लिख ही डालता हूँ, √3 - 1/2 और √3 + 1/2 y कोऑर्डिनेट Yes, sir. हो गया। तो C डैश का कोऑर्डिनेट मैं लिख दूं √3 - 1 और √3 + 1, नहीं क्योंकि AC Yes, डैश sir. का भी मिड पॉइंट तो M ही है ना, ठीक है। तब आपके सारे sir. वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट आ गया कि नहीं आया, बताइए। Yes, sir. सब Yes, कुछ आ sir. गया। Yes, अब sir. आपसे साइड का इक्वेशन पूछे, डायगोनल का इक्वेशन पूछे, जो पूछे आप जवाब दे देंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सब जगह 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते जाइए, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी Yes. कई चीज सिखाऊंगा इसमें, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लेंगे, तब कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको रोटेट घुमाना सिखाऊंगा, अब उससे 1 सेकंड के अंदर में करेंगे। अभी ट्रांसलेशन रोटेशन सीखेंगे, उससे आप रोटेट करवा सकते हैं, किसी साइड को रोटेट करवाना है, बस हो गया, वहां से आ जाएगा, ठीक है। और नहीं कुछ आता है तो भी आता है, तो भी हो गया, ज्योमेट्री अपने पास में है, ठीक है। अब बी डैश डी डैश का इक्वेशन लिख लिएगा, यही आपके सवाल का जवाब होगा, है ना। दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो y -√3 और अपॉन √3 - 1 इक्वल टू x -1 + 1 अपॉन -1 - √, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आना होगा आ जाएगा, ठीक है। बी डैश डी डैश इसका इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, अब कौन सा बच गया, एक ही क्वेश्चन 2 बार था क्या, वीडियो 2 हाँ सर, वो एक ही 2 बार डल गया है। एक ही 2 बार डल गया। चलिए एक और है आपका, एक और सवाल है, देखिए ये है आपका कि इफ सिग्मा, इस तरह का भी बराबर पूछता रहता है ना। ये कहता है सिग्मा xi² + yi² I varies from 1 to 4 is less than or equal to 2x1 x3 + 2x2 x4, ठीक है, प्लस 2y2 y3 और +2 y1 y4, ठीक है। तो कह रहा है देन, कुछ पॉइंट्स के बारे में पूछ रहा है, देन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, है ना। आर ये कहेगा कि द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल आर कोलिनियर आर द वर्टिसेज ऑफ ट्रेपेजियम एंड सो ऑन, है ना। तो पहले मतलब इन वर्टिसेज में रिलेशन कह रहा बताना, तो आर वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल ये बताना है,
रेक्टेंगल का वर्टिसेज होगा। क्यों होगा तो मैं बता, देखिए जो रिलेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से इन सबको भी लेफ्ट साइड ले आई। ये लिख सकते हैं x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर लेस देन और Yes. इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? इस सिग्मा का मतलब समझ गए होंगे। i की Yes, जगह sir. पर 1 2 3 4 रख करके तब लिख लेना है टर्म सब। तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर इन सब का सम होगा। उसी तरह से y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर y4 स्क्वायर का सम होगा। तो सबके स्क्वायर का सम लेफ्ट साइड में है और 2 टाइम्स ऑफ दो का प्रोडक्ट राइट साइड में दिया हुआ है। x1 x3 एक बार है तो दूसरी बार x2 x4 है, फिर y2 y3 है तो y1 y4 है। तो इसको इस तरह से इकट्ठा करके स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से ये आए, ये समझ गए? बताइए। Yes, sir. सर फिर से बता दीजिए कैसे है। ये कैसे आए फिर से बता दूं? अब तो लिखना Yes, पड़ेगा sir. पूरा। ये सब स्क्वायर का सम है। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर नहीं है प्लस x4 Yes, sir. स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर और माइनस 2x1 x3 माइनस 2x2 x3 माइनस 2x2 x4 माइनस 2y2 y3 माइनस 2y1 y4 लेस देन और इक्वल टू 0। यही है ना? Yes, अब आ गया समझ में। अब आ गया। ये काम आप कर लेते तो जल्दी आता है। नहीं, आप नहीं लिखे होंगे, लिखेंगे तो अपने आप ये पकड़ लेंगे कि मैंने क्यों लिखा है ऐसा। x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर और माइनस 2x1 x3 ये हो गया x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर। फिर अब बाकी जो x वाला रह गया उसको इकट्ठा करिए तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर का सम लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी लेस देन 0 होगा? परफेक्ट No, sir. No, sir. परफेक्ट स्क्वायर की No, sir. वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए एक ही ऑप्शन इसके पास में है, दो ऑप्शन इसको दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज आइदर लेस देन 0 व्हिच इज नेवर पॉसिबल और इक्वल टू 0। तो यस, इट कैन बी इक्वल टू 0। ये कब होगा? Yes, जब sir. सब इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब x1 इक्वल टू x3 हो जाए एंड x2 इक्वल टू x4 हो जाए एंड y2 इक्वल टू y3 हो जाए, समझ गए? एंड y1 इक्वल टू y4 हो जाए। एक ने भी धोखा दिया तो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। नहीं, सबका सब जितना भी परफेक्ट स्क्वायर है वो सब 0 हो जाए तभी सम 0, वरना मोर देन 0। लेस देन 0 तो Yes, किसी sir. कीमत पर नहीं हो सकता। लेस देन 0 किसी कीमत पर नहीं हो सकता। अब इक्वल टू 0 भी तभी होगा जबकि ये सब शर्त मान ले। ठीक है। अब जरा Yes, इन sir. पॉइंट्स को देखिए, पॉइंट किस तरह से है। कहता है x1 और x3 बराबर है ना? तब जब आप प्लॉट करने जाएंगे पॉइंट को x1 फुल ही नहीं y1 लगा। है ना, x1 y1 प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर है, तो आपका x3 y3 भी इसी पर कहीं ना कहीं होगा। Yes, sir. Yes, x1 इक्वल टू sir. x3 है ना, x1 इक्वल टू x3 है तो ये आप x1 कहेंगे इसको, इसी को आपको x3 भी कहना होगा। समझ गए? अब जरा Yes, देखिए, sir. x2 इक्वल टू x4 है, तब दूसरा पॉइंट ले लीजिए x2 y2। ये मैं ले लेता हूं, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे x2 y2 और चूंकि जो x2 है वही x4 है ना, और y1 इक्वल टू y2 देखिए कहाँ है, x1 y1 था और x2 x4 y1 y4 y1 और y4 बराबर है। अच्छा, x2 आपका ऊपर आ जाएगा, समझ गए? y ये आपका x2 इक्वल टू x4 है। तो
इसको आप कह दीजिए x2 y2, ये हो जाएगा आपका x4 y4, है ना, क्योंकि y1 इक्वल टू y4 है, y1 इक्वल टू y4 और y2 इक्वल टू y3, तो y2 इक्वल टू y3, तो ये हाइट जो हो जाएगी y2 और y3 की, ये आपका y2 इक्वल टू y3 आ गया। अब जरा देख के बताइए, तो ये जो फिगर है आपका, ये रेक्टेंगल है, यही तो क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल है। अब स्क्वायर Yes, भी sir. हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि y1 माइनस y3 और x1 माइनस x2 में क्या रिलेशन है, बराबर है कि अलग अलग है। Yes, sir. ठीक है, लेकिन कम से कम रेक्टेंगल जरूर होगा। इसी तरह से प्लॉट हुआ कि एक ही x है, x1 और x3 दोनों की वैल्यू बराबर है, एक ही x पर 2 y की वैल्यू है ना, एक ही x पर 2 y की वैल्यू, और वो दोनों जो y आता है दोनों पेयर में बराबर है, फिर y2 y3 के इक्वल है, y1 y4 के इक्वल। इसका मतलब ये चारों एक रेक्टेंगल का वर्टिसेस जरूर है, अब दैट रेक्टेंगल मे बी ए स्क्वायर और मे नॉट बी स्क्वायर, है ना। इट डिपेंड्स ऑन, solely डिपेंड्स ऑन the difference in values of x1 and x2 and y1 and y3। यहां तक समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. एक और इनका सवाल है, देखिए, ये कहता है the vertices A and T, the vertices A and T ऑफ स्क्वायर, कुछ क्वेश्चन होता है प्योर ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, सब्जेक्टिवली नहीं, इसकी सॉल्व करके निकाल ही लेना है। द वर्टिसेज ऑफ ए एंड डी ऑफ स्क्वायर एबीसीडी lie on positive x and y axis, positive x and y axis respectively। ठीक है, if the vertex C is the point if the vertex C is the point 12,7 12,70, तो कह रहे हैं then the coordinates of vertex B are, then the coordinates of vertex D vertex B आर क्या क्या, ठीक है। अब ये दिया हुआ है आपको 14,16, है ना, देखिए बहुत सारा अननोन है, 15,3 और 17,5 और फोर्थ में आपका 17,12। ठीक है, ठीक है, ए एंड डी ऑफ स्क्वायर एबीसीडी लाई ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए, ये ए और ये टी है, ठीक है। अब आपका कह रहा है ये स्क्वायर है,
ये आपका बी, सी और डी है ना, और सी इसमें आपको दे दिया है 12,70। ठीक है, ये आपका x1, 0 और ये 0, y1, ये आ जाएगा। अभी जैसा बताया कि AC का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट ये दोनों कॉमन होगा, है ना। तो 12 प्लस x1/2 और 17/2 ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तब यहां पर आप लिखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ मिड पॉइंट और माइनस ऑफ दिस, ये 12 प्लस x1 हो जाएगा B का कोऑर्डिनेट, और C का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका 17 माइनस y1। आ Yes, जाएगा sir. B का कोऑर्डिनेट प्लस D का कोऑर्डिनेट बाई 2 विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का डबल करके और D का सबट्रैक्ट करते जाइए तो आपको B का आते जाएगा। यही अब आपका स्क्वायर पूरा है। अब क्या करना है, अब दो चीज, एक तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये हमें दिखाना है, और पैरेललोग्राम हमने ले ही लिया है, अपोजिट साइड्स पैरेलल आना चाहिए। एडजेसेंट साइड आर परपेंडिकुलर, जनरल पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है, अब जनरल पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर हो कोई जरूरी नहीं है, तो एडजेसेंट साइड के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात कि लेंथ भी एडजेसेंट साइड का बराबर होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर होगा। मतलब एक आप AB इक्वल टू AD ये कर लीजिए, और दूसरा स्लोप मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि 12 प्लस x1 और माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, एंड प्लस 17 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर AD स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 12 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 17 y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, एक रिलेशन ये आ गया, y1 स्क्वायर गया। नेक्स्ट AB और AD के स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो 17 माइनस y1 और अपॉन 12 ये हो गया AB का स्लोप, और इंटू AD का स्लोप -y1 और अपॉन x1, दिस मस्ट बी -1 हो जाएगा। एडजेसेंट साइड बराबर और एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर, और ये पैरेललोग्राम है तो हमने बता ही दिया है। अब ये दोनों हो जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ गए, यस कि नो? 17y1 Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, माइनस 17y1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 12x1। ठीक है, समझ गए? तो ये दूसरा रिलेशन है आपका। अब ये दो रिलेशन है, दो अननोन है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 17y1 इसको अब आप देखिए x1 स्क्वायर और माइनस ऑफ इतना y1 है, यहाँ y1 स्क्वायर है